आदाब दोस्तों, मैं हूं यम वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। प्राइम टाइम में आज हम बात करेंगे वक्फ तरमीमी बिल की। यूं तो देश भर में मुसलमानों ने इस बिल को लेकर शदीद नाराज़गी का इजहार किया है, तो वहीं रियासत तेलंगाना वक्फ बोर्ड के मेंबर अबुल फतेह बंदगी बादशाह खादरी ने अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि दरअसल वक्फ बिल मुसलमानों की जायदाद को हड़पने के लिए लाया गया है। ताहम मुसलमानों की इमलाक को इस वक्फ बिल से किस कदर ख़तरा है और किन किन बातों पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है और किस तरह एहतजाज में शिद्दत पैदा करने की ज़रूरत है, इस पर उन्होंने जोर दिया है। आइए देखते हैं इस मामले में वो क्या कह रहे हैं। पेश है हमारे नुमाइंदे मोहम्मद फारूक की ये खास रिपोर्ट। हर तरफ महंगाई, लूटमार, रिश्वत, जहालत, बेरोजगारी, हुकूमती मशनरी नाकाम, गैर ज़रूरी मसाइल पर ऐवान में मुबाहिसे, गैर ज़रूरी बिलों को मंजूरी के लिए ऐवान में पेश करना, एक दूसरे पर कीचड़ उछालना, दूसरों में ऐब निकालना, मुसलमानों के खिलाफ नारे बुलंद करना, भाई भाई के खून का प्यासा, चंद गज ज़मीन के लिए लड़ लड़ कर मर जाना, मुसलमानों की इमलाक को तहस नहस करना, हुकूमत का वक्फ जायदादों पर अपनी नीयत बुरी करना, मुसलमानों का सब्र व तहम्मुल से काम लेना, बीजेपी के गुंडों में सब्र की कमी, कोई किसी को गाली दे दे तो दूसरा इसको थप्पड़ मारे, महंगाई के मारे लोग फाका कश, बेहाल, बेयार व मददगार मर रहे लोग, किसी को किसी की तकलीफ ना हो, ना किसी को किसी की तकलीफ अपनी महसूस हो, डॉक्टर ना मिले, अगर मिले तो अपने खानगी दवाखाने में मिले जिनकी फीस आसमान छूती हो, डॉक्टर और डाकू में जहां कोई फर्क ना हो, रिश्ते नाते नाम के रह जाएं, हर किसी को अपनी अपनी पड़ी हो, सिर्फ अपने पेट की भूख का ख्याल हो, जहां प्रोड्यूसर और सेलर्स इसलिए चीज़ पैदा करें कि उससे नाजायज़ मुनाफा हासिल कर सकें, जहां दवाइयां 2 नंबर हों, एक कीमत शैतान के आंत की तरह बढ़ती ही जाए, दूसरी जेनेरिक जो गरीबों की इज्जत से खेलने के लिए बाजार में दस्तयाब हो, जिससे ज़बरदस्ती काम लिया जाए, गुंडे दंदनाएं और गरीब पछताएं। इसी जगह को हम हिंदुस्तान कहते हैं, जहां की हुकूमत इन सब बातों को छोड़कर ऐसे फैसले करे कि इन फैसलों पर गैर मुल्की अखबारात अपनी सुर्खियां बनाने लगें तो देश बदनाम ज़रूर होता है। लेकिन यहाँ कहने वाली बात यह है कि हमारा देश हिंदुस्तान दुनिया भर में कई सालों से बदनाम हो रहा है और हमारे वज़ीर आज़म अपना सीना फ़ख्र से चौड़ा करते हुए कहते हैं कि देश का नाम ऊँचा हुआ है। उनका ऐसा कहना ये साबित करता है कि ये लोग हमारे देश को डुबोने आए हैं और सियासी दुकान चमका रहे हैं। बीजेपी पार्टी के ये वो सियासतदान हैं जो अपने घरों का निज़ाम दुरुस्त नहीं कर सकते। इसमें कई ऐसे भी हैं कि जिनका कहीं कोई घर ही नहीं है। ऐसे लोग सियासत के मैदान में अपने वतन का निज़ाम ठीक करने और लोगों को अखलाकियात का सबक देने के लिए निकलते हैं। मन की बात करते करते धन की बात करते हैं। ये किस कदर मज़हक़ ख़ैज़ चीज़ है, इसको समझना देशवासियों के लिए ज़रूरी है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि वक्फ तरमीमी बिल पर मुल्क भर के मुसलमानों के साथ धोखा किया गया। इस मामले पर मुसलमान अपनी नाराज़गी जाहिर करते हुए एहतजाज पर उतर आए। मुल्क भर में इस काले कानून पर तहरीकें चल रही हैं। ऐसे माहौल में कश्मीर का मसला अचानक मंजर आम पर आ गया तो लोगों को ये ख्याल आया कि जब भी किसी तरह की हुकूमत के ख़िलाफ़ वतन में तहरीकें चलती हैं तो कश्मीर में ऐसे वाक़यात रोनुमा हो जाते हैं। बाज़ दानिशवरों का मानना है कि कश्मीर का वाक़या नहीं बल्कि वक्फ तरमीमी बिल पर अवामी नाराज़गी और एहतजाज को ख़त्म करने के लिए मंजर आम पर लाया गया मसला है, ये लोगों का ख्याल है। जबकि तेलंगाना वक्फ बोर्ड के मेंबर अबुल फतेह सैयद बंदेशाह खादरी ने इस तरमीमी बिल पर अपनी राय देते हुए बताया है कि इस बिल पर एतराज़ का सिलसिला जारी है। ऐसे में मुख्तलिफ अवामी नुमाइंदों के अलावा दीगर मजहबी कायदीन अवाम के रूबरू इस बिल की खामियां गिनवाने लगे हैं। लेकिन इस बिल के ज़रिए जो सबसे बड़ा नुकसान है इस पर कोई बात नहीं कर रहा है, जैसे अराजी रेगुलराइजेशन, जो कि वक्फ इमलाक को तबाह व ताराज करने का ज़रिया बन सकता है और इससे वक्फ की इमलाक को ख़तरा लाहक है। वक्फ की जायदादों के लिए जो सबसे नुकसानदेह पॉइंट है वो है लिमिटेशन को जो नाफिज किया गया है। 12 साल के एडवर्स पोजीशंस को रेगुलराइज करने का मंसूबा बनाकर जो उसमें तब्दीली लाई गई है,
وہ جو ہے ناقابل قبول ہے. یہ کوئی ایمپاورمنٹ بل نہیں ہے. یونائٹڈ کا لفظ یوز کیا گیا ہے بلکہ اس میں زمروں کو اور ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہے. اس میں آغا خاں، بہرا وقت، فلاں فلاں فلاں. تو یہ جو ہے کوئی یونائٹڈ، جو جس طریقے سے امید کا جو نام دیا گیا ہے یونائٹڈ اور ایمپاورمنٹ، یہ تو ایمپاورمنٹ بھی نہیں ہے کیونکہ سی او کا پاور کھینچ کے آپ نے ڈسٹرکٹ کلیکٹر کو دے رہے ہیں. ڈسٹرکٹ کلیکٹر سے ہمارا ہمیشہ کا یہی چل رہا ہے کہ یہ لینڈ وقف کی ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ گورنمنٹ کی ہے. تو اس قسم سے میٹرز آر سب جوڈیسائز. بحیثیت ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ اور ڈسٹرکٹ کلیکٹر اگر وہ کوئی جج بن جائے وقف کی جائیداد کو ڈیسائیڈ کرنے کا اور کسٹوڈین بن جائے تو یہ کہاں کا انصاف ہوا کہ وکٹیم کو اکیوز کے حوالے کر دے. تو ہمارے یہاں تو سب سے بڑا جو بیٹل ہے ریکٹیفیکیشن آف کلریکل ایرر کرپٹ ان دا ریونیو ریکارڈ وچ ہیز ٹو بی ریکنسائلڈ ود دیٹ آف وقف ریکارڈ. وقف تو برٹش کے زمانے سے 1923 سے اس کا وہ ہوا. 1954 میں فل فلیج ایکٹ آیا، پھر اس کے بعد ریپیلڈ ہوا بائی 1995، پھر امینڈمنٹ آئے ٹائم ٹو ٹائم اپ ٹو 2013. اب یہ جو 2025 جو لایا گیا ہے یہ مکمل تبدیل کر دیا گیا ہے جس میں کافی نقصانات ہیں. ڈیموکریٹک فارمیشن آف بورڈ کے سٹرکچر کو پورا تو بالکل ہی نان ڈیموکریٹک ہے، نامینیشن کے بیسس پہ کر دیا گیا ہے. اس میں الیکٹڈ ممبر 6 ہوتے تھے، نامینیٹڈ ممبر 5 ہوتے تھے. تمام کو نامینیٹڈ زمرے میں لا دیا گیا ہے. تو لارجسٹ بگیسٹ ڈیموکریسی آف انڈیا میں ڈیموکریٹک جو کانسیپٹ ہے بورڈ کا اس کو پامال کر دیا گیا. ماضی میں بھی جو ہے کوئی ایڈمنسٹریٹو گرانٹ خاطر خواہ نہیں ملی وقف بورڈ کو. ہندو انڈومنٹ بورڈ کے ویسا ایڈمنسٹریٹو پاور، آپ کے جو ہے جوڈیشل پاور اور آپ کا جو ہے اس کو جو ہے ایگزیکٹو مجسٹریٹ پاور، ایمپاورمنٹ کی کوئی کام نہیں ہوا. ہندو انڈومنٹ بورڈ کو جس طریقے سے دیکھا جا رہا ہے دونوں جو ڈپارٹمنٹس کو سیم پیج پہ ہونا چاہیے، یا چاہے مسلم وقف بورڈ ہو یا ہندو انڈومنٹ بورڈ ہو، دونوں کو ایگزامن کرنا چاہیے. دونوں ہاؤسز کا کام ہے پارلیمنٹ میں، لوور ہاؤس اور اپر ہاؤس کا، کہ دونوں کو سیم پیج پہ رکھیں اور دونوں کو ایگزامن کریں، دونوں کے پراپرٹیز کو کیا جو ہے ٹرانسپیرنسی لائیں. ایکٹ 1995 تھا اور 2013 کے جو ترمیم تھی وہ ایک فل فلیج ایکٹ ہے. مزید اس میں جو تبدیلی لائی گئی ہے وہ کوئی قسم کی ترمیم نہیں ہے، مکمل تبدیلی ہے. اور مکمل تبدیلی سے وقف کی روح کو جو ہے اس کے معانی بدل گئے ہیں، کیونکہ وقف ایک صیانت، امانت اور کسی مخصوص زمروں کے تحت، آبجیکٹ آف وقف کے تحت، منشے وقف کے تحت دی گئی ہوئی اپنی ذاتی جائیدادوں کو اس زمانے میں جو نے وقف کیا گیا ہے واقف، اس کے لیے واقف کے منشے پر استعمال کرنا ہی وقف کا عین جو ہے اسپرٹ آف وقف اور ایکٹ ہے. وقف جو ہے ایک چیریٹی، ریلیجیس پریکٹس اور ویلفیئر کے لیے، جو کمیونٹی کے لیے، جو آپ کے اپنے طبقے کے لیے، اپنے احباب خاندان کے لیے اور عبادت گاہوں کے لیے، اوقافی جائیدادوں کے لیے، اس کے منشور کو روب عمل لانے کے لیے جو وقف کیا گیا ہے، اگر وہ وقف کی صیانت اور پروموشن اور کوئی ورکنگ پالیسی ہوتی تو اس کو واقع خیر مقدم کرتے. اس پالیسی سے دو چیزیں کانٹرڈکٹری ہیں. ایک تو وقف کے اکثر و بیشتر جائیدادوں پر بیکاز آف بونافائڈ کلریکل ایرر ریونیو ریکارڈ میں رانگ انٹریز کیے گئے ہیں، اس کا ریکارڈ ریکنسائل نہیں ہوا ہے. ریونیو ریکارڈ میں گورنمنٹ لکھا ہوا ہے، سرکاری لکھا ہوا ہے. اس سرکاری کے لفظ کو کریکشن کر کے او آر سی ان دا نیم آف انسٹیٹیوشن ریونیو ریکارڈ کو آٹو لاک، نہ صرف آٹو لاک بلکہ ریسپیکٹو پورٹلز میں اس کو واضح طور پہ واضح کرنا ہے کہ یہ جائیداد گورنمنٹ کی نہیں ہے، یہ جائیداد فلاں پٹے دار کی نہیں ہے، یہ جائیداد فلاں انسٹیٹیوشن کی ہے. انسٹیٹیوشن کا نیم آنا چاہیے. انجوائر کے کالم میں جو بھی کسٹوڈین ہے، متولی ہے، وہ جو یوز کر رہے ہیں ان کا نام آنا چاہیے. مگر جو جائیداد ادارے کے لیے دی گئی ہے تو ادارے کے نام پر او آر سی ایشو ہونا چاہیے. او آر سی شوڈ بی ان دا نیم آف انسٹیٹیوشن الون. کلیکٹر کو پاور دینا سب سے بڑی ناانصافی ہے. وہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ہیں، ڈسٹرکٹ کلیکٹر ہیں اپنی جگہ، مگر ہمارا جو وقف کا پراپرٹیز کا جو ایشو ہے اس میں زیادہ تر بیٹل ہمارا کلیکٹر سے چلتا ہے. آپ بتائیے ایک اکیوزڈ کو ہی اگر آپ
जज बना दें और उसको ही कस्टोडियन बना दें टिल फाइनल आउटकम ऑफ द जजमेंट, क्या ये न्याय है? ये क्या संविधान ये कहता है कि आप अक्यूज के हवाले विक्टिम को कर दें और जो है ठहरे रहें फाइनल जजमेंट आउटकम तक और अक्यूज ही जज रहेगा? यहां पर अक्सर और पेशतर प्रॉपर्टी सरकार से सरकारी और गवर्नमेंट लैंड जो लिखी गई है, बोनाफाइड क्लरिकल एरर जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में आया है, उसकी वजह से वक्फ के तमाम जायदादों को बहुत बड़ा लॉस हुआ है। जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में जो करेक्शन दरकार है, 1996 में चुनाचे जब प्रिंसिपल सेक्रेटरी, व्हाट आई रिमेंबर टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, मिस्टर सुधीर वाज द प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ रेवेन्यू, उन्होंने एक ऑर्डर जारी किया था 1996 में कि रिकंसाइल दी रेवेन्यू रिकॉर्ड विद दैट ऑफ वक्फ रिकॉर्ड and that all efforts made by the Principal Secretary of Minorities Welfare, Muhammad Shafiquzzman IAS. So when he was Principal Secretary holding the portfolio of minority welfare, he put his all efforts to reconcile the revenue record. Wherever the errors in the revenue records, wrong entries has been made, that to be rectified. And for rectification of the clerical errors, there is no time limit. It can be rectified at any later stage of time. Now आपने अब कलेक्टर को ही जज बना दिया। भाई क्यों नहीं? भाई हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में जो है कमिश्नर होता है, असिस्टेंट कमिश्नर होता है वक्फ करने के लिए और वक्फ को तस्लीम करने के लिए, वो भी गवर्नमेंट है। सीईओ वक्फ बोर्ड भी हमारा गवर्नमेंट ऑफिसर है। तो क्यों आप कलेक्टर को बनाते हैं? और सर्वे कमीशन वक्फ जो है, दिस इज नोमेनक्लेचर, सर्वे कमीशन वक्फ, बट इज प्योरली अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, तो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, डबल स्क्रूटनिंग एजेंसी है वो। एक चीज जब सीईओ वक्फ बोर्ड से, वक्फ बोर्ड के इदारे से जब वक्फ होती है, उसको जो है फिर सर्वे होके सर्वे कमीशन से सेकंड स्क्रूटनिंग एजेंसी है, तो दोबारा वो होता है। उसके बाद गजेट पब्लिकेशन होता है। गजेट पब्लिकेशन इज द अल्टीमेट नोटिफिकेशन। उस नोटिफिकेशन को जो है, डिक्लेरेशन को, वह 1 साल का टाइम दिया जाता है। उसके बाद दैट विल बिकम एब्सोल्यूट। वी हैव लॉट ऑफ गजेट्स, डेटा है, सारी चीजें हैं। तो ये सारी चीजों को जो है कागज मांगना, कलेक्टर को ऑथराइज करना, ये क्या है भाई? देखिए, एक उमूर मजहबी जो डिपार्टमेंट के दो बच्चे निकले, एक का नाम हिंदू एंडोमेंट बोर्ड, एक का वक्फ बोर्ड। आप दोनों को वही ऑर्डर लाइए ना। देखिए, ये जो चीज हम पे जो संविधान के खिलाफ जो हमारे बोर्ड वक्फ के लिए जो चीज कानून लाया गया है, काला कानून, इस कानून को जो है ना सिर्फ ओनली मुस्लिम्स, ऑल कम्युनिटी के लोग कंडेम कर रहे हैं। इट इज नथिंग बट इंटरफियरेंस इन द रिलीजियस अफेयर, राइट ऑफ रिलीजन, राइट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन। देखिए, हम जब ये बिल पास होने से पहले, सबसे पहले तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड था, अंडर द डायनेमिक लीडरशिप एंड चेयरमैनशिप ऑफ मिस्टर सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी, वी हैव पास ए रेजोल्यूशन to condemn the bill which was proposed in the parliament. अब तो अब ये एक्ट बन गया है। एक्ट बनने के बाद तमिलनाडु गवर्नमेंट हो, ममता बनर्जी हो, उन्होंने वाज़ेह तौर पर असेंबली में रेजोल्यूशन पास किया। तो हमें उम्मीद है, ये कांग्रेस गवर्नमेंट है यहाँ, वो भी रेजोल्यूशन पास करेंगे और उनके सामने बिल्कुल ही ओपन वो है कि भाई उन्होंने दो कर्नाटक का स्टेट का है, तमिलनाडु का नज़ीर है, ममता बनर्जी की नज़ीर है, फिर साथ ही साथ वो बोल सकते हैं कि भाई कि ये जो है आपके सेम हिंदू एंडोमेंट एंड अदर चैरिटेबल ट्रस्ट जो है उस पर भी नाफिज करें। उनको जो पावर है सेम उस पर इसको वक्फ बोर्ड को रखें, सीधा असेंबली में पास कर सकते हैं बात। और देयर इज ए क्लियर जस्टिफिकेशन फॉर द स्टेट गवर्नमेंट टू अपोज द थिंग्स, बट अब इट इज इन द शेप ऑफ सेंट्रल एक्ट। आई थिंक वी विल गेट द परमानेंट रिलीफ इन फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट ओनली। कि आपको तेलंगाना हुकूमत से ये उम्मीद है कि रेजोल्यूशन पास होगा असेंबली में? नहीं होगा तो आपके सामने दो देख चुके हैं आप, नीतीश कुमार जी का, चंद्रबाबू नायडू का जो हुआ है, वो दो जो है इसमें बलि के बकरे बने हैं। अगर कांग्रेस अपने आप को जो है इसके अंदर वो करती है, कंट्रीब्यूशन अगर उनके नियतें, मैनिफेस्टो जो उन्होंने डिक्लेयर किया था उसमें साफ है, सेकुलर माइंड है और वो कॉन्स्टिट्यूशन को, वक्फ को, कानून को बचाना चाहते हैं, तो वो जरूर, हमको उम्मीद है रेवंत रेड्डी जी से कि उन्होंने जरूर ये रेजोल्यूशन पास करेंगी कांग्रेस गवर्नमेंट। तो नहीं करे तो मैं नहीं समझता हूं कि वो जो है इन दो हुकूमतों के जो हशर हुआ है, दे विल लूज द इलेक्टोरल ऑफ द मेजर पॉपुलेशन इन आंध्र प्रदेश एंड नीतीश कुमार कॉन्स्टिट्यूंसी, जिन्होंने इनको अक्सरियत से जिताया, बाइना अकलियतों ने इनको जिताया, अकलियतों को इन्होंने धोखा दिया।
धोखा दे दिया जाएगा। तो इसी वजह से जहां भी जो चीज हमारे वक्त की स्पिरिट और रूह और कॉन्ट्राडिक्टरी और जो डैमेजिंग वो है, हम उसी मुद्दों पर बात कर रहे हैं। उसी मुद्दों को जो है न्यायपालिका में दाखिल कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में, और हमको उम्मीद है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर और जुडिशरी सिस्टम पर द आउटकम विल बी वेरी ब्यूटीफुल इन द इंटरेस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आज संविधान बचाने का वक्त है, इसी वजह से प्रेशर ग्रुप्स आर कमिंग टू मेक ए प्रेशर टू सेव द कॉन्स्टिट्यूशन। आखिर में कादी साहब का कहना यही है कि अगर कलेक्टर को फैसले करने का इख्तियार दिया गया तो इसका मतलब साफ तौर पर यही होगा कि अब बिल्ली दूध की रखवाली करेगी। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करते हुए इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाएं। आपके ऐसा करने से हमारी हौसला अफजाई होगी। देखिए, हमको तो हमारे संविधान पर भरोसा है और जुडिशरी सिस्टम पर भरोसा है। वी स्टिल ट्रस्ट ऑन आवर जुडिशरी सिस्टम एंड लॉ ऑफ द लैंड। तो जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है और कॉन्स्टिट्यूशंस के बरक्स जो भी पॉइंट होंगे उसको जरूर हमारा जुडिशरी सिस्टम अपहेल्ड करेगा और हमको जस्टिस मिलेगा। देखिए, कोर्ट में ही अब द बाउल इज इन दी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वहां पर ही हमें उनको तमाम नखाइस को उनके सामने लाकर अच्छे वकला के साथ मुत्तहद होकर अहम पॉइंट्स पर हमको आर्ग्यूमेंट करना है, हमारा मुद्दा रखना है और कोर्ट को ही हमारा इन द आई ऑफ लॉ मनवाना चाहिए। एक तो ईजमेंट एक्ट है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, ये सारे चीजें जो है टुगेदर मूव होते हैं। लॉ ऑफ द लैंड है हमारा। तो आप गौर करिए कि कोई भी चीज अगर फोर्ज डॉक्यूमेंट पे बिल्डअप होती है तो उसको कोई लिमिटेशन नहीं है। लिमिटेशन विल ब्रेक व्हेन यू कंफर्म दैट इट इज ऑन द फोर्ज डॉक्यूमेंट। तो 90% जो हमारा बैटल चल रहा है वक्फ का, वो इंक्रोजर से, दे आर ऑन दी फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट। तो जब फोर्ज डॉक्यूमेंट्स पे कोई भी चीज जो है आपके रजिस्ट्रेशंस होते हैं, देयर इज अ करस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, म्युनिसिपल अथॉरिटी हु इज ग्रांटिंग द परमिशन, local body who is granting the permission, town planning wing who is granting the permission, MRO who is recording as patta land without verifying the based document, linked document, without verifying the waqf record. Whatever things has been done by the authorities concerned in the land department, they are correspondingly responsible for this fault, and no one can enjoy waqf is always waqf.